कल आपने बताया पात्र वह अच्छा है जो परतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर जाए, जहां लेखक पात्र को स्वतंत्र कर दे। परंतु यह समझ नहीं आ रहा कि कहानी तो व्यक्ति के विचार हैं, इसमें पात्र भी उसके विचार हैं, वह स्वतंत्र कैसे होंगे? स्वतंत्र का मतलब सिर्फ ये है कि अगर पात्र जो कहानी में स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, अच्छा चलिए इसको यूं समझें कि आप सब स्वतंत्र तो हैं ही, किसी खास परिस्थिति में आप क्या फैसला करेंगे ये पूरी तरह से रैंडम है, या जो आपको ठीक से जानते हैं पहले से अनुमान कर सकते हैं आपके बारे में? नहीं समझ में आया? अच्छा चलिए फिर और सिंपल कर लेते हैं। आप अपनी मम्मी को ठीक से जानते ही होंगे, ठीक है, बचपन से परिचित हैं उनसे। मान लीजिए कि रात को सब लोग सो गए, आप भी घर पे सोए हुए हैं, रात को 3 बजे आपको भूख लगी बहुत जोर से, पेट में दर्द होने लगा और आपका मन कर रहा है कि मम्मी को उठा दो कि मम्मी भूख लग रही है, और आपने मम्मी को उठाया, तो क्या पहले से अनुमान कर सकते हैं कि अगर आप उठाएंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? ये अनुमान नहीं है आपको एकदम, है या नहीं है ना अनुमान? वो भी स्वतंत्र व्यक्ति हैं, लेकिन स्वतंत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व को आप जानते हैं, और चूंकि उनके व्यक्तित्व को जानते हैं इसलिए आप अनुमान कर सकते हैं कि एक विशेष परिस्थिति में उसका रिएक्शन क्या होगा। ठीक ऐसे ही कहानी में चरित्र का एक व्यक्तित्व है, वह व्यक्तित्व किसी खास परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करेगा ये कोई भी व्यक्ति कॉमन सेंस से अनुमान कर सकता है। अगर कहानी के चरित्र वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं तो स्वतंत्र है, और यदि स्वाभाविक रूप से कैसे रिएक्ट करते उसकी बजाय लेखक के नजरिए के हिसाब से रिएक्ट करने को बाध्य हो रहे हैं तो परतंत्र चरित्र है। इसलिए अच्छा लेखक एक समय के बाद चरित्र को अपने आप से आजाद कर देता है कि अब अपने हिसाब से आगे बढ़ो, मैं कठपुतली तरह नचाऊंगा नहीं तुम्हें, जो परिस्थिति में बनेगा वही करेंगे। लिखेगा लेखक ही, लेकिन लेखक भी लिखते समय अपनी सीमाओं का पालन करेगा, ध्यान रखेगा। ये बात समय के साथ समझ में आएगी, अभी आप नए हैं तो इसलिए आपको ज्यादा परेशानी होगी। आपने कल कोटेशन के तौर पर लिखने के लिए डायरी बनाने को कहा, लिखा है कहा। आपने कहा, जैसे उसने कहा था, उसमें चंद्र बिंदु आना चाहिए, फिर क्या होगा? उसने कहा था, वह कहा था। तो ध्यान रखिए, अब हिंदी साहित्य के विद्यार्थी तो अशुद्धियां नहीं करनी, परंतु इस क्षेत्र में हमारी समझ पर्याप्त नहीं है। आपसे विनती है कि कहानी पढ़ाते समय कहानियों से कुछ कोटेशन बताकर गाइड करे, ताकि इसे आधार बनाकर आगे की समझ हम विकसित कर सके। डायरी ले लिया आप लोगों ने, खरीद ली है? पहले पेज पे ओम और ओम भगवती नमः, जय बाबा भैरव या जय बाबा मरघट वाले की, वो सब लिख लिया है जो शुरू में लिखते हैं लोग, वो सब कर लिया, और उसमें बड़ा सुंदर सुंदर नाम लिखा होगा, नीचे IAS लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा, वो सब लिख के तैयार रहिए। उसकी जरूरत अब आजकल में पढ़ने शुरू हो जाएगी। चाहे तो उसमें शुरू में हिंदी कहानी नाम से हेडिंग बना लीजिए। नोट्स में 3 उदाहरण हमने पढ़े हैं सर। एक तो वो मेंढक और बैल वाला है, वो नोट कर लीजिए। फिर बाबू गुलाब राय का है जो वो तो है, एक था गणपति चंद्रगुप्त वाला, बैलगाड़ी और हवाई जहाज वाला। प्रेमचंद वाला बहुत बड़ा है ना, तो उसको छोटा करके अपने शब्दों में छोटा करके वैसे लिख लीजिए, है ना, वैसे एक ही वाक्य लिख लीजिए, बस यही करना और क्या करना है। और बाद में जब आपको ऐसा लगे कि उदाहरण ज्यादा है तो उनमें से कुछ काट दीजिएगा, तो आपके हाथ में ही है। और उस डायरी को रोज सुबह एक बार हल्का से पढ़ लीजिए,
धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा। विधा और शैली में सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी के अंतर को दोबारा बता दीजिए। देखिए, ऑब्जेक्टिव वो है जो मैं अपनी इच्छा से तय नहीं करता हूँ, सब्जेक्टिव वो है जो मैं अपनी इच्छा से तय करता हूँ। ठीक है, जो मेरे अनुमान से, मेरी राय से, मेरी समझ से होता है। तो भारत की राजधानी क्या है, ये मेरे लिए एक ऑब्जेक्टिव बात है, ये मेरी इच्छा से तय नहीं होगा। पर अगले इलेक्शन में किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ये मेरी इच्छा से तय होगा। वो बनेगा ही नहीं मुझे नहीं पता, पर चाहिए का मामला मेरी इच्छा से होगा कि मैं तो इसको मानता हूँ कि इसको बनना चाहिए। आप जिसको मानते हैं मानते रहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही मैं कौन सी शैली में लिखूं, ये मेरी चॉइस है। एक ही व्यक्ति एक से ज्यादा शैलियों में लिख सकता है अगर उसकी क्षमता अच्छी हो तो। और मैं कौन सी विधा में लिखूं, ये हमेशा मेरी चॉइस नहीं है। एक खास किस्म की मन स्थिति में एक खास किस्म की विधा ही लिखी जाएगी। जैसे मैंने आपसे कहा, उपन्यास वही लिखेगा जिसके अंदर ठहराव की मन स्थिति होगी, जो लंबे समय तक एक विषय वस्तु पर लिख सकता है। और जिसको तुरंत लिखना है वो गीत लिखेगा या छोटी सी कहानी लिखेगा, लघु कथा लिखेगा। जो इमोशन से भरा है वो डायरी लिखेगा या गीत लिखेगा। जो चिंतन से भरा है वो निबंध लिखेगा या समीक्षा लिखेगा। इसलिए आपका माइंड आपको ये छूट नहीं देता कि आप कौन सी विधा चुने, विधा तो अपने आप तय हो जाती है। इसलिए विधा ऑब्जेक्टिव है, मैं तय नहीं कर रहा, तय हो रहा है। लेकिन शैली सब्जेक्टिव है कि उसी विधा में कई शैलियां हो सकती हैं। मैं कौन सी शैली में लिखूं, ये मेरा अपना चयन है, अपना स्टाइल है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि विधा वस्तुनिष्ठ है जबकि शैली आत्मनिष्ठ है। इतने गहरे सवाल आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, आपको ये सब पता रहे, अनुमान रहे तो अच्छी बात है। अंतिम है कि किशोरी लाल गोस्वामी की प्रणयनी 1871 को प्रथम मौलिक कहानी माना गया है। रेफरेंस विकिपीडिया। प्रथम कहानी का क्षेत्र एक विवादास्पद क्षेत्र अब तक बना है अथवा एक टोकरी भर मिट्टी को प्रथम कहानी मान लिया गया है। डिबेट तो इस पे है ही। अब प्रणयनी को लेकर भी ये है कि हम उसको कहानी के तत्वों की दृष्टि से कहानी मान लें या ना मान लें। जो निष्कर्ष हमने निकाला वो इग्नू के बेस पे निकाला। इग्नू में एक टोकरी भर मिट्टी को पहली कहानी माना गया और उसकी वैल्यू ये है कि भारत सरकार का विश्वविद्यालय है तो एक सरकारी सहमति ऐसी बन जाती है अगर उसके नोट्स में ऐसी बात लिखी हो, तो इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक टोकरी भर मिट्टी के बजाय किसी और का नाम लिखिए जिस पर विवाद ना हो तो भी चलेगा। लेकिन जनरली एक टोकरी भर मिट्टी को लेकर सहमति है तो उसी को हम लोग मान लेते हैं। कोई ऐसा, मैंने कहा ना, गणित वाले नियम साहित्य पर लागू नहीं होते हैं। यहाँ सब्जेक्टिविटी बनी ही रहती है। आप कितनी भी कोशिश करेंगे हल्का फुल्का संदेह बना रहेगा। हर विषय में आगे पूरा पाठ्यक्रम ही ऐसा है जिसमें संदेह रहेंगे। तो अब ये बताएं कि अभी तक की आपकी यात्रा 3 दिनों की हो गई, शायद आज चौथा दिन है ना, तो ये 3 दिन ठीक से गुजरे आप लोगों के? तो कोई भय लग रहा है या ठीक लग रहा है? घबराहट हो रही है अभी? कुछ नहीं पता, घबराहट हो रही है? नहीं, ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है या मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब पढ़ने का असली सुख तब है जब पढ़ते हुए मजा आने लगे। चलिए, प्रेम मंजूषा में हमने 16 कहानियों में से कितनी कहानियां बताई थी आपको पढ़ने के लिए? 8। वो 8 हमने पढ़ ली हैं, सभी ने पढ़ ली है ना? कितने लोग हैं जिन्होंने 8 कहानियां नहीं पढ़ी हैं? हाथ खड़ा कर ले। 7 भी पढ़ी है तो हाथ खड़ा कर लीजिए। अभी भी लगभग 40% लोग हैं जो हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो 10-20% वो भी होंगे जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया होगा कि ऐसी काम चल जाएगा, क्यों हाथ खड़ा कर। और कितने लोगों ने 8 कहानियां पढ़ ली हैं, वो हाथ खड़ा करें। आइए, 20 से 25% के बीच में दिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। IAS में इतने लोग बनते हैं, सर थोड़ा बनते हैं। तो संकेत समझ ही गए होंगे।
तो मतलब क्या करने से आप पढ़ेंगे कहानियां, निवेदन, मनोहार, क्या करना होगा उसके लिए? कल हम इस पुस्तक को शुरू करने वाले गंभीरता से। अगर आप कल तक नहीं पढ़ पाए तो फिर मुझे खेद है कि आप नहीं समझ पाएंगे पाठ्यक्रम को। मैं तो पढ़ाई दूंगा, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दूंगा। ये तो आपकी चॉइस है कि आप ठीक से समझना चाहें या ना समझना चाहें। जो लोग पढ़ चुके हैं आठों, आगे का क्रम नोट कर लीजिए कैसे पढ़ना है। सबसे पहले वही 8 कहानियां, अगर कहानी की पुस्तक है तो उसकी में निशान लगा लें, नहीं तो नोट कर लें। जो 8 कहानियां हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो लोग नहीं लिख पाए थे वो नोट कर लें या निशान लगा लें। बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, गुल्ली डंडा, अलग योद्धा, पूस की रात, सदगति, ईदगाह और कफन। ठीक है, ये वही है ना जो मैं बताई थी, चेंज नहीं हुआ कुछ। ठीक, ये तो है अनिवार्य, जिनको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इनमें से प्रश्न भी आ सकता है, इनसे व्याख्या भी आ सकती है। इसके बाद सेकंड लेवल पर वो कहानी है कि पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, पढ़ना चाहिए। ठीक है, वो 3 कहानियां हैं। उनमें पहली है शतरंज के खिलाड़ी। इस नाम से एक फिल्म भी है, सत्यजीत राय की बहुत प्रसिद्ध फिल्म है, इसी कहानी पर फिल्म है। दूसरी है सभ्यता का रहस्य और तीसरी कहानी है दूध का दाम। शतरंज के खिलाड़ी, सभ्यता का रहस्य और दूध का दाम। इसके बाद तीसरी कैटेगरी में वो कहानियां हैं जो नहीं पढ़ेंगे तो चल सकता है काम, पर पढ़ लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। नुकसान तो नहीं, पढ़ने से क्या नुकसान होगा। और अगर समय है, जैसे आप में से अधिकांश लोग 2020 में परीक्षा देने वाले हैं, कुछ 21-22 वाले भी होंगे आप में से, जो भी नए 18 साल के हुए हैं और सीधे पढ़ने आ गए हैं, तो अच्छा है कि पढ़ ले। वो कितनी बची कहानी है, 11 हो गई तो 5 ही बचती हैं। उनमें से एक है रानी सारंधा, दूसरी है निमंत्रण, तीसरी है नया विवाह, चौथी है गिला और 5वीं है मुफ्त का यश। ठीक है, तीनों कैटेगरी स्पष्ट हो गई आप लोगों को एकदम ठीक तरीके से। चलिए अब एक दूसरा काम, अब आपको कुछ आगे पुस्तकें ले लेनी है ताकि इसके बाद आप वही पढ़ते रहें। मैं क्रम आपको बता रहा हूँ कि हम किस क्रम से चलने वाले हैं, और आप में जो लोग पढ़ने में तेज हैं उसी क्रम से आगे बढ़ते चलें। तो क्रम लिखिए पुस्तकों का, क्या क्रम रहने वाला है। नंबर 1 तो प्रेम मंजूषा है ही। नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे एक दुनिया समानांतर। एक दुनिया समानांतर में कौन सी कहानियां आपको जल्दी पढ़ लेनी चाहिए, कि अभी बता दूं या एक दिन के बाद बता दिया जाए? अभी बता दें? अच्छा ठीक है, बता देंगे। पहले क्रम नोट कर लीजिए पुस्तकों का। एक दुनिया समानांतर के बाद ये जो कहानियां खत्म हो गई, इसके बाद हम प्रस्थान करेंगे उपन्यासों की तरफ। उपन्यासों में सबसे पहले पढ़ेंगे सबसे छोटा, सबसे मासूम, सबसे प्यारा उपन्यास महाभोज। इसकी भाषा भी आसान है, तो उसके माध्यम से उपन्यास की समझ बनाना आसान रहेगा आपके लिए। महाभोज के बाद नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे दिव्या, जो थोड़ा सा मुश्किल है, और उसकी पूरी कहानी मैं क्लास में सुना दूंगा, तनाव मत लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे तो आसान लगेगा। दिव्या के बाद पढ़ेंगे गोदान। गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं। प्रेमचंद्र हैं। और गोदान के बाद मेला आंचल। जो आप में से बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश के उस इलाके से हैं जो संस्कृति से बिहार का ही माना जाता है, यानी बनारस और उसके आसपास या इलाहाबाद के आगे की तरफ के, वो लोग मेला आंचल पढ़ लें, उनको बड़ा मजा आएगा।
बस जब पढ़ना शुरू करें तो अपने दोस्तों को बता के पढ़ना शुरू करें कि मैं पढ़ रहा हूँ, अगर मैं डूब जाऊं तो बाहर निकाल लेना मुझे वापस। उसमें ये खतरा होता है कि आप डूब जाते हैं फिर निकल नहीं पाते बाहर। और जो लोग हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या दिल्ली या राजस्थान के हैं, कितने लोग हैं आप में से इस तरफ के? हाँ, तो आप लोग नहीं पढ़ पाओगे मैराथन, मर जाओगे लेकिन पढ़ नहीं पाओगे उसको। कोई बात नहीं, तो हम मैराथन की पूरी कहानी क्लास में समझेंगे पहले, उसके बाद पढ़िएगा, ठीक है। महाभोज और गोदान की कहानी क्लास में नहीं होगी क्योंकि वो आसान उपन्यास हैं, वो पढ़ने जरूरी है, उनको पढ़ लीजिएगा। क्रम स्पष्ट हो गया। इसके बाद हम आएंगे नाटक पर। नाटक में सबसे पहले पढ़ेंगे भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा मुश्किल से 10-15 पेज का ही नाटक है, इसलिए वो नाटक मिलता भी नहीं आराम से। जब भी किताब मिलेगी ना उसमें नाटक भी होगा, साथ में समीक्षा भी होती है उसकी, क्योंकि इतना पतला बेचना ठीक नहीं लगता उनको। आपको सिर्फ नाटक पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ नाटक। जहां लिखा हो भारत दुर्दशा, नाट्य रास्तक व लास्य रूपक, पहला अंक, उस जमाने में पहला नहीं बोलते, पहला बोलते थे, वहां से शुरू करना है। 6 अंक हैं। और मजे की बात है कि उस नाटक का आधा हिस्सा गीतों के रूप में है, गीतों को छोड़ देना है। बचा 4 पेज का नाटक, 4 तो नहीं 6-7 होंगे उसके बाद भी, बस उतना पढ़ना है। भारत दुर्दशा पढ़ने में अधिकतम समय जो लगेगा वो 1 घंटा है, अधिकतम है, आधे घंटे में भी हो सकता है, ठीक। भारत दुर्दशा के बाद पढ़ना है स्कंदगुप्त। इसको पढ़ने में दिक्कत आएगी, एक तो उसकी भाषा थोड़ी सी मुश्किल है, दिव्य जितनी तो नहीं लेकिन थोड़ी सी मुश्किल है। ये प्रसाद का नाटक है ना, प्रसाद चैलेंज है साहित्य के लिए। वो इस भाव से लिखते हैं कि दम है तो समझ के दिखाता, इस भाव से लिखते हैं, तो आपको दिखाना है कि दम है, हम समझ के दिखा देंगे। तो स्कंदगुप्त पढ़ते वक्त ध्यान रखिएगा, उसमें शुरू में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक पेज पे पात्र परिचय लिखा हुआ है, वो ध्यान से पढ़िएगा। और सही तरीका तो है कि एक बुक मार्क वहां लगा लीजिएगा, बीच बीच में कोई चरित्र कूदेगा, समझिएगा कि कौन आ गया, फिर वो पेज देखिएगा कौन है भाई, फिर बढ़िएगा। हम तो ऐसे पढ़ते थे, एक उंगली उस पेज पे लगा के रखते थे हमेशा, आगे पढ़ रहे हैं, खटाक से वापस खोला कौन है ये चरित्र, फिर आगे वो पढ़े इस तरह से, तो थोड़ा सा चैलेंज। उसके बाद पढ़ेंगे आषाढ़ का एक दिन। ये जब पढ़ेंगे तो अपने आसपास एक बाल्टी या मग या एक पोचा फोम वाला जो ज्यादा आंसू सोख सकता हो उसको रखिएगा, ताकि, और ये भी है कि अगर आप बाल्टी रखें तो जल संचयन भी हो जाएगा इसी बहाने, मतलब इकोलॉजिकली ज्यादा अच्छा रहेगा कि आपने जो जल संकट है उसको दूर करने में मदद की थोड़ी सी। तो ये क्रम रहेगा हमारा, ठीक है। कल एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर मेरी गति बहुत तेज है, तो मैं अब क्या पढ़ूं उसके बाद। तो गति तेज अच्छी बात है, बस समझते हुए पढ़ना, बहुत तेज गति में मत पढ़ना, क्योंकि बहुत तेज गति से फिर भी गति आ जाती है अंत में। तो पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़िए। अब पुस्तक नंबर 2, एक दुनिया समानांतर, उसमें आ जाइए। एक दुनिया समानांतर के सामने लिखिए भूमिका नहीं पढ़नी है। इसकी भूमिका बहुत छोटी है, सिर्फ 70 पेज के आसपास है, और वो भूमिका जो पढ़ने बैठ जाता है वो फिर निकल नहीं पाता, उसका बड़ा कठिन है। तो भूमिका मैं आपको समझा दूंगा, उसका सार बताऊंगा, और उस पर क्या प्रश्न बनते हैं वो आपको लिखवा भी दूंगा, उससे तनाव आप पता लीजिएगा, ठीक है। तो इस पुस्तक में जो कहानियां जरूर पढ़नी है, जरूर 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 पढ़नी है, पहले उनका नाम लिखिए, अनिवार्य कहानियां। अनिवार्य में एक है जिंदगी और जोंक। जोंक समझते हैं? जिंदगी और जोंक। दूसरी कहानी है खोई हुई दिशाएं। खोई हुई दिशाएं। कल मैं आपसे सबके लेखक का नाम पूछूंगा, ध्यान से पढ़ के ना। तीसरी है यही सच है।
समझ रहे हैं ना क्या सच है? वही, यही सच है। चौथी है एक और जिंदगी, एक और जिंदगी। पांचवी है टूटना। छठी है चीफ की दावत, चीफ की दावत। चीफ होता है ना, चीफ बॉस, चीफ की दावत। सातवीं है मछलियां, मछलियां। अगली है बादलों के घेरे, बादलों के घेरे। और उसके बाद है परिंदे, परिंदे। ठीक है, ये तो हो गई पहली कैटेगरी में। अब इसके बाद सेकंड कैटेगरी में है कि पढ़ लेना चाहिए, पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। इसमें नोट कीजिए, इसमें एक कहानी का नाम है भोला राम का जीव। भोला राम का जीव, जीव का मतलब आत्मा, भोला राम का जीव। जीव, जीव समझते हैं? हाँ। दूसरी कहानी का नाम है बदबू। तीसरी कहानी है मेरा दुश्मन। अगर आपने इस कहानी को समझ लिया ना, तो दुनिया में कुछ भी समझ सकते हैं। इसको नहीं समझ पाएंगे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। अगर इसको समझ गए तो आप पाएंगे कि इससे अच्छी कोई कहानी नहीं है। ये सबसे क्लासिक कहानी है, पर समझ नहीं आती है। समझ में न आने की बड़ी वजह ये भी है कि अभी आप लोगों की उम्र ऐसी है कि आपके जीवन के अनुभव थोड़े सीमित हैं। आज से 10-15 साल बाद पढ़ेंगे तो आप गदगद हो जाएंगे, क्या बात लिखी। अगर गलती से अपने पापा या मम्मी को पढ़वा दी तो 4 दिन तक उछलते रहेंगे खुशी के मारे, क्या पढ़वा दिया है। तो चैलेंज है आप लोगों को, मेरा दुश्मन को ठीक से पढ़िएगा, फिर मैं क्लास में पूछ लूंगा कि क्या समझ में आया क्या नहीं आया। ठीक है, अगर न समझ में कि सीनियर से सलाह ले सकते हैं। सीनियर का मतलब जो प्यार में धोखा खा चुका हो, या तो या जिसकी शादी को कम से कम 3-4 साल हो चुके हो। ऐसे लोग हैं आपके आसपास कुछ सीनियर? कोई है आपके आसपास ऐसा व्यक्ति? हाँ, अरे मैं तो समझाऊंगा ही क्लास के बाद में, करीब आप हैं, आप, मैं तो बाद में समझाऊंगा ही, लेकिन क्लास में आने से पहले अगर आप ट्राई करना चाहें तो आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो तैयारी कर रहा हो, 3-4 साल उसकी शादी को हो चुके हो, मतलब अर्ध बर्बाद किस्म का व्यक्ति कोई हो, तो आप उससे पूछिएगा इस कहानी का मर्म क्या है, वो समझाएगा। उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे समझाते हुए, देखिएगा आप। ठीक है, इन सब बातों से आप ये मत सोचिएगा कि मेरे जीवन में कुछ खराब चल रहा है, मेरा सब ठीक चल रहा है। ठीक है, ये तो मैं हंसी मजाक के लिए कह रहा हूँ, और लेकिन ये कहानी है बहुत अच्छी जीवन को समझने के लिए। मेरे दुश्मन के बाद एक कहानी का नाम है एक नाव के यात्री। एक नाव के यात्री। फिर एक कहानी का नाम है नन्हो। नन्हो, पूरा न, आधा न, हो, और ऊपर सिद्धू रेखा एक ही शब्द है, नन्हो। ठीक है, इतना। दूसरी कैटेगरी में एक और लिख लीजिए, गुलकी बन्नो। गुलकी, ग में छोटी ऊ की मात्रा, फिर ल, फिर क में बड़ी ई की मात्रा, और तीनों को एक शब्द बना दीजिए, गुलकी। गुल की नहीं, गुलकी, एक ही नाम है, गुलकी। ठीक है, बन्नो, बन्नो समझते हैं? गुलकी बन्नो। इतना बताने से अच्छा लिख ही दिया जाए, वो ज्यादा
मतलब श्रम इसमें ज्यादा बच जाता है, गुल की बननो, ठीक है ये ना। अब तीसरी कैटेगरी में वो कहानियां जो पढ़ लेंगे तो हिंदी साहित्य पे एहसान होगा आप लोगों का, नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, कोई बुरी बात नहीं, पढ़ लेना चाहिए। तो क्रम ये रखने से क्या होगा कि हम साथ में चल पाएंगे, एक खास गति बना पाएंगे। तो तीसरी कैटेगरी में पहली कहानी का नाम है सामान। सामान 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 गुड्स लगेज। दूसरी कहानी का नाम है तीसरी कसम। इस नाम से एक फिल्म भी है राज कपूर की, देखिए आप लोगों ने तीसरी कसम, वही है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, इसका पूरा नाम ये है। आप तीसरी कसम बस नोट कर लीजिए। इसके नायक ने 3 कसमें खाई हैं, उसको तीसरी कसम पर पहुंच रहा है कि कौन सी कसम है। बहुत क्यूट सा नायक है, आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ के इसके बारे में। मैं सारी की सारी कहानियां डिस्कस करूंगा क्लास में आपके साथ, कम से कम 5-5 मिनट में, ताकि थीम स्पष्ट हो जाए, फिर हम आगे बढ़े। इसके बाद एक कहानी है दूध और दवा। इसके साथ में देखिए चुनौती, समझ के दिखाना है। लेखक ने पता नहीं क्या कसम खाई है कि दम है तो कोई समझ के दिखाए, बड़ा मुश्किल है। जैसे मेरा दुश्मन नहीं समझने की वजह सिर्फ ये कि आपके जीवन के अनुभव कम है, एक समय के बाद समझ में आ जाएगी। दूध और दवा में तो किसी को भी ले आइए, उसकी उम्र कुछ भी हो, सबको पता रहता है क्या कहना चाह रहा है, समझ नहीं आता है। इसके बाद एक कहानी है विजेता। विजेता एक है शबरी। शबरी को जानते हैं कौन है? एक है प्रेत मुक्ति। प्रेत मुक्ति और अंतिम है सेलर। समझाने से आसान क्या होगा? सेलर सेलर होता है जो नाविक होता है, जो नाव को सेल करता है, सेलिंग द बोट वाला जो है वो शब्द हिंदी में लिया है इन्होंने, सेलर। तो आप वो अपनी गति के अनुसार पढ़ना शुरू करें। मैं आपको बीच में 1 या 2 दिन का ब्रेक दूंगा कहानियां पढ़ने के लिए, ताकि आप उसको पूरा कर लें, फिर हम शुरू करें। ऐसी उपन्यास में जिस दिन लगेगा कि गति ठीक नहीं चल पा रही है, 1 दिन ब्रेक कर लेंगे, ताकि आप उस दिन उपन्यास पढ़ लें और समझते हुए आगे बढ़ें। तो शुरू करें आज का एजेंडा। कल हमने प्रेमचंद पूर्व युग पढ़ लिया था और आज शुरू करेंगे प्रेमचंद प्रसाद युग। प्रेमचंद पूर्व युग के बारे में मैंने आपसे पूछा था कि टिप्पणियां रहेगी तो लिख लेंगे, उसको दिक्कत है नहीं। जो बड़े प्रश्न बन सकते हैं उसके लिए हमें करीब 250 शब्दों तक जाना पड़ेगा, जो कि जो पेपर 2 है। देखिए सरल सा मामला क्या है, पेपर है आपका 500 नंबर का, यानी कि एक पेपर 250 नंबर का। एक पेपर में आप कितने शब्द लिखेंगे सवाल इस बात का है। जनरली आप ये मान के चलिए कि आपको एक पेपर में कम से कम 3000 से 3500 शब्द लिखने चाहिए, ठीक है। जैसे जीएस में कितने प्रश्न आते हैं पेपर 1, 2, 3 में? 20 प्रश्न आते हैं, और एक प्रश्न में कितने शब्द लिखने होते हैं? 150 नहीं, आमतौर पर 200 की रेंज उसमें रहती है, जिसका मतलब हुआ कि 4000 शब्द के आसपास आपसे अपेक्षा वहां होती है, ठीक है। 150 लिखेंगे तो भी 3000 हो जाएंगे। इसका मोटा मोटा मतलब है कि 3000 साढ़े 3000 शब्द एक सामान्य बात है 3 घंटे के पेपर में, कितना मान के चलना है। अब 250 अंक हैं और 3500 के आसपास शब्द हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 अंक का प्रश्न है तो आपको लगभग 125 के आसपास शब्द लिख देने चाहिए, या 125 से 150 शब्द लिख देने चाहिए। बस स्पष्ट हो गई। तो जितने नंबर का सवाल है 10 है, तो उसके 1.25 से 1.5 गुना, मतलब 10 गुना करने के बाद 1.25 से 1.5 गुना
उतने शब्द आपको लिखने हैं। अब आप ये बताएं, मुझे नहीं पता कि आपको पेपर कैसा आता है, अंदाजा है या नहीं, हल्का सा समझाता हूँ ताकि अभी से कंसेप्ट स्पष्ट हो जाए। जैसे पेपर 1 आपका है, दोनों पेपर उसमें 2 खंड आते हैं, खंड क और खंड ख। ठीक है, खंड क में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक होंगे और खंड ख में प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 8 तक होंगे। बस पेपर 2 में इतना है कि इसमें व्याख्या वाला हिस्सा बीच में आएगा, वो कैसे आएगा भी समझते हैं। तो कुल प्रश्न कितने आएंगे, जोर से बोल दो। 8। कहीं कहा था कि थोड़ा युवा दिखा मत करो, हो गई अंदर से। अब जो नया ट्रेंड है उसमें पहले प्रश्न में 5 हिस्से होंगे और 5वें प्रश्न में ही 5 हिस्से होंगे, चॉइस कोई नहीं होगी। पहला प्रश्न है कंपल्सरी, 5वां प्रश्न भी है कंपल्सरी, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, दोनों में ऐसा है। स्पष्ट हुआ? बाकी तीनों प्रश्नों में 3-3 हिस्से आजकल आ रहे हैं। ये ट्रेंड 2008 के बाद ऐसा होना शुरू हुआ और 13 के बाद तो पक्का ही हो गया। तो इधर भी 3-3 हिस्से हैं। ठीक, अब नियम ये है कि आपको पूरे पेपर में 8 में से 5 प्रश्न करने हैं। वो 5 कैसे करने हैं? पहले तो करना ही करना है और 5वां करना ही करना है, उसमें चॉइस नहीं है। बाकी बचे 3 प्रश्न, या तो आप यहाँ से 1 कर दें, यहाँ से 2 कर दें, या यहाँ से 1, यहाँ से 2, ये आपकी चॉइस है। और जो प्रश्न करेंगे उसके सारे हिस्से करने होंगे। ये नहीं कर सकते कि 2 यहाँ से ले लेते हैं, 1 यहाँ से ले लेते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। जो प्रश्न करेंगे उसके सारे हिस्से करने होंगे, उसमें इंटरनल चॉइस आपको नहीं मिलेगी। तो बस स्पष्ट होगी एकदम। हर एक प्रश्न है 50 नंबर का, यानी कि 5 प्रश्न 250 अंक। अगर 50 का है और 5 हिस्से हैं तो हर एक टिप्पणी 10 नंबर की होगी। तो प्रश्न 1 और प्रश्न 5 में आपके उत्तर का साइज आमतौर पर 125 से 150 शब्द का रहेगा। जैसे कल हमने ट्राई किया 150 शब्दों। ठीक है, जो प्रश्न 2, 3, 4 या 6, 7, 8 है, इनमें 3-3 हिस्से हैं। 3 हिस्सों का तरीका क्या होता है कि आमतौर पर 15 और 20 रहता है। अब खुद बताइए कि 15 अंकों का प्रश्न है तो 10 गुणा में तो 150 हो गया। हमें 1.25 से 1.5 करना है, 1.5 में 225 हो जाएगा। तो इसका मोटा सा मतलब हुआ कि आप लगभग 200 से 225 शब्द इस पर लिख दीजिए 15 नंबर वाले पर। और 20 नंबर वाले पर 15 से गुणा करेंगे 300 हो जाएगा, 12.5 से गुणा करेंगे तो 250 हो जाएगा। तो इसमें आपकी रेंज 250 से 300 शब्दों की होनी चाहिए। इसको नोट कर लीजिए। अगर ये भक्ति भाव से सुन रहे हैं, ऐसे स्टिकर के बाद में भूल जाएंगे एकदम। तो आपको हर उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, अभी से कंसेप्ट क्लियर रखिए। अगर टिप्पणी है, टिप्पणी का मतलब होता है क्वेश्चन नंबर 1 या 5। ठीक, अगर टिप्पणी है 10 नंबर वाली तो शब्द होंगे 125 से 150। 15 नंबर के सवाल के लिए हम 200 से 225 मान के चलेंगे और 20 नंबर के सवाल के लिए 250 से 300 मान के चलेंगे और यही अभ्यास करेंगे शुरू से। यह तक सारा स्पष्ट हुआ एकदम। अब बस एक बात और समझ लेंगे तो उसके साथ ही आपको दोनों पेपर समझ ठीक से बन जाएगी। पेपर 1 और पेपर 2 में अंतर क्या है? पेपर 1 में खंड क हिंदी भाषा का इतिहास है, जो भी आपने पढ़ा नहीं है बाद में चल के पढ़ेंगे। इसमें ब्रज भाषा, अपभ्रंश है या राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी, वो सब सवाल आते हैं। या हिंदी का कंप्यूटर पे कैसे प्रयोग हो सकता है, उस पर सवाल आ जाएगा। ये हिस्सा हिंदी साहित्य का इतिहास है। जैसे यही हिंदी कहानी में प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी अगर आएगा तो यहाँ पर आएगा। जैसे ही आप पेपर 2 में जाएंगे,
स्ट्रक्चर सारा यही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें। बस खंड क है पद्य साहित्य, खंड ख है गद्य साहित्य। जैसे प्रेम मंजूषा पे प्रश्न आएगा तो यहाँ पर आएगा खंड ख में, क्योंकि गद्य का मामला है ना। पेपर 2 में केवल एक बात ध्यान देने की कि पहला और 5वां प्रश्न जो होता है उसको बोलते हैं व्याख्या का प्रश्न। व्याख्या, एक्सप्लेनेशंस, 5 एक्सप्लेनेशंस आएंगी। खंड के पहले प्रश्न में जो 5 व्याख्या आएंगी वो कविताओं से आएंगी, और खंड ख के पहले प्रश्न यानी कि 5वें प्रश्न में जो व्याख्या आएंगी 5 वो गद्य से आएंगी। व्याख्या का मतलब क्या होता है? जैसे आपने उपन्यास पढ़ा गोदान या महावूस पढ़ा, तो गोदान में से 3-4 लाइनें वहां पर लिखी होंगी, 2 लाइनें लिखी होंगी। आपको 2 काम करने, तो पहचानना है कि कहाँ से लिए ये पंक्ति, और फिर उसके बारे में इसका अर्थ क्या है, इसमें क्या खास साहित्यिक विशेषताएं हैं, यानी जैसे इसकी भाषा कैसी है, इसमें और क्या प्रभाव है, यह आज के जीवन के लिए प्रासंगिक क्यों है पंक्ति, इस तरह की कुछ बातें इसको विशेष कहते हैं। वो हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे कैसे लिखना है। बात स्पष्ट हुई? ये जो व्याख्या वाला सवाल है ना, 5 और 5 10 व्याख्या। गद्य में आप मान के चलिए कि आप 5 में से 3 या 4 तो आराम से पहचान लेंगे, उसमें कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। एक आध में दिक्कत आ सकती है कभी कभी, तो जब टेक्स्ट आपको पढ़ना पड़ रहा है ना, इसीलिए पढ़ना पड़ रहा है कि व्याख्या पहचान सके, वरना पूरे हिंदी साहित्य के